न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही हम लोग का विषय वस्तु है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें आप लोग को समझना क्या है, आप तो एक्शन रिएक्शन पेयर का चर्चा आप लोग समझ लिए हैं, सब लोग एक्शन रिएक्शन पेयर को समझ गए हैं। इस टॉपिक में हम लोग को देखना है, ठीक है, ये अभी जो हमारा जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि मोशन जो है, किसी बॉडी का जो मोशन है वो किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी बॉडी का मोशन किस बात पर निर्भर करता है। तो इसमें फर्स्ट लॉ जो है आपका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, ये आपको बताता है कि अगर किसी पार्टिकल पे लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता है। देखिए, पार्टिकल के द्वारा लगाए गए बल नहीं, किसी पार्टिकल पे लगने वाले जितने फोर्सेज हैं उन सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट अगर 0 है तो उस परिस्थिति में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसमें और भी कुछ डिटेल बात है, इनर्शियल फ्रेम वगैरह का चर्चा वो हम इसके बाद करेंगे, एक ही बार में सब बात संभव नहीं है, थोड़ा देर के लिए इसको समझिए और बाद में उसका हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं सो देखिए, आप लोग ऐसे समझिए कि इसका स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए, पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जो बोलता है, इसको लिखते हैं। देखिए आप लोग, इफ वेक्टर सम, जिसको आप रिजल्टेंट भी बोलेंगे, रिजल्टेंट, वेक्टर सम को ही रिजल्टेंट बोलते हैं, ऑफ ऑल द फोर्सेस, of all the forces, if vector sum or resultant of all the forces acting on a particle acting on a particle is 0, then and only then बोल रहा है, if vector sum that is a resultant of all the forces acting on a particle is 0, then and only then the particle remains unaccelerated. ये स्टेटमेंट में सुन लीजिए, बड़ी मजेदार बात है। ये कहता है कि इफ वेक्टर सम दैट इज रिजल्टेंट, वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। अगर किसी कोण पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी 0 हो तब
एवं केवल तब वह कण अत्वरित होता है। ठीक है, किसी कण पर लगना, आप थोड़ा और इधर आ जाइए, दिख रहा है कि नहीं सब लोग को? आप बोलिए नहीं प्लीज, हल्ला गुल्ला ना करिए। इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, then and only then the particle remains unaccelerated। ठीक है, अगर किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग मतलब परिणामी शून्य हो, तब एवं केवल तब वह कण अत्वरित होता है। हिंदी लिखना पसंद करिएगा क्या? हिंदी जरूरी है। ये वीडियो मैंने स्टूडेंट्स जो है मोतिहारी एंड इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स उनके लिए है। यह है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हिंदी जरूर पसंद करेंगे। आप लिख लीजिए, अगर किसी कण पर लगने वाले, अगर किसी कण पर लगने वाले सभी बलों, लगने वाले सभी बलों का परिणामी, सभी बलों का सदिश योग लिखना, सदिश योग परिणामी सभी बलों का सदिश योग परिणामी शून्य हो, तब एवं केवल तब एवं केवल तब एवं केवल तब वह कण अत्वरित है। ठीक है, अगर किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग मतलब परिणामी शून्य हो, तब एवं केवल तब वह कण अत्वरित होता है। यही इसका हिंदी है। हिंदी में भी काफी अपना एक अलग मजा है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, इधर कहीं नहीं दिख रहा हो। अगर किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी, सभी बलों का सदिश योग मतलब परिणामी शून्य हो, तब एवं केवल तब वह कण अत्वरित होता है। ओके, यहाँ पे देखिए, आप सपोज करिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, ऐसे कोई कण है और इस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं। जैसे एक फोर्स है आपका ऐसे, मान लीजिए, दूसरा फोर्स इस पर है ऐसे, एक फोर्स है ऐसे,
कोई दूसरा फोर्स है ऐसे यहाँ से, बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं पार्टिकल पे, बहुत सारे फोर्सेज हैं इस पे। मान लीजिए इस फोर्स को हम लोग बोले कि ये फोर्स F1 है, इधर वाले को बोले कि F2 है, इधर वाले को बोले कि F3 है, इधर वाले को बोले कि Fn है। इस पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं। देखिए याद रखिए, ये कण पर लगने वाले फोर्स है, दीज आर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये जो फोर्सेज है, ये फोर्सेज इस कोण पर लग रहे हैं, कोण पर लगने वाले सभी बल हैं। तो कह रहा है कि कोण पर लगने वाले सभी बल, कोण के द्वारा लगाए गए बल नहीं। देखिए फिगर में अगर 4 बल आपको दिख रहे हैं जो कोण पर लग रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोण भी दूसरे 4 बॉडी पे एक एक बल लगा रहा होगा। ठीक है, अगर ये एक्शन है F1 तो इसका रिएक्शन किसी दूसरे पे होगा, F2 एक्शन है तो इसका रिएक्शन किसी और पे होगा। इसी तरह से Fn अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन किसी और पे होगा। इस पर अगर 4 फोर्सेज आपको दिख रहा है तो ये अकेले ही दूसरे 4 बॉडी पे एक एक बल लगा रहा होगा। तो ये जो बल लगा रहा है सो नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर वाले जो फोर्स है उसमें केवल उस फोर्स पे कंसीडर करना है जो इस पार्टिकल पे लग रहे हैं। इस पार्टिकल पर लगने वाले जितने बल हैं उन सभी बलों का परिणामी सोचना है। तो इस पार्टिकल पे लगने वाले बल हैं, पार्टिकल के द्वारा लगाए गए नहीं, पार्टिकल पे लगने वाले। ये फोकस है कि किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी या सदिश योग, अगर किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग यानी परिणामी शून्य हो तब एवं केवल तब वह कण अत्वरित होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। इफ वेक्टर सम और रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0 देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। तब एवं केवल तब वह कण जो है अत्वरित होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा है बढ़िया से। ये ऐसे समझ गया कि नहीं? कण पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी सोचना है, कण के द्वारा लगाए गए बल नहीं। कण पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी अगर शून्य है तब एवं केवल तब वह कण अत्वरित होगा। अब देखिए एक शब्द हम लोग बोल दिए अत्वरित, अनएक्सेलरेटेड। अब अनएक्सेलरेटेड का क्या मतलब है सो देखिए, अनएक्सीलरेटेड जिसको आप बोल रहे हैं अत्वरित, बोल रहे हैं ना, जिसको आप बोल रहे हैं अत्वरित, मतलब जिसका त्वरण शून्य हो। अत्वरित पार्टिकल अत्वरित है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन जो है 0 है। अब एक्सेलरेशन 0 है, अत्वरित मतलब एक्सेलरेशन 0, अनएक्सेलरेटेड है मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 किन किन परिस्थितियों में होता है ये सोचना है। और एक बात और सुन लीजिए, जो स्टूडेंट्स आप लोगों में 12 के लिए मूड बनाए हुए हैं कि हम 12 पढ़ेंगे, अगर आप फोर्स को नहीं समझते हैं तो 12 का एक टॉपिक आपको, जैसे ऑप्टिक्स है उसमें इसका मतलब विशेष रोल नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है, उसमें ये इंटर करेगा ये, क्योंकि उसमें एक नया फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जो बात यहाँ पढ़ रहे हैं सब उसमें अप्लीकेबल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। फिर आपको आएगा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए आपको एनर्जी पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें आएगा मोमेंट शब्द आएगा आपको, ठीक है, फोर्स का मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़िएगा। तो इस तरह का जब चीज़ आप पढ़िएगा तो उनमें इसकी ज़रूरत है, आप इसके बिना उस टॉपिक को नहीं सीख सकते। ठीक है, इसलिए आप सब लोग को बोलेंगे कि आप इसको तो सीख ही लीजिए, मैकेनिक्स है तो फिजिक्स है, ऐसा मान के आप काम कर सकते हैं। मैकेनिक्स है तो फिजिक्स है, अदरवाइज आपको माने दिस इज द सेंट्रल पार्ट और कोर ऑफ द फिजिक्स, इसलिए इसको सीखना तो एकदम मस्ट है। आपको बोले कि कण एक्सेलरेटेड है, अत्वरित है, एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 से कंक्लूजन निकालिएगा कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है उसका, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, या एक स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से जाएगा।
वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दो परिस्थिति में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट कर सकते हैं। एक मान लीजिए कि वेलोसिटी हमेशा के लिए जीरो है या एक्सेलरेशन ही जीरो बोल रहे हैं, तो एक हो सकता है कि वेलोसिटी माने कंटिन्यू पार्टिकल जो है रेस्ट के स्टेट में कंटिन्यू कर रहा हो, नहीं समझे, माने उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है एंड वो कुछ देर के लिए है, मतलब वो रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है। माने द पार्टिकल, इसी में बोलेंगे कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है तो उसका वेलोसिटी जीरो है एंड कांस्टेंट भी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। माने इसमें अब हम लिखें कि इफ ए पार्टिकल कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट तो उसमें उसका वेलोसिटी जीरो होगा एंड कांस्टेंट होगा। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में कंटिन्यू करे, विराम की, जैसे आप लोग बेंच पर बैठे हुए सब लोग, तब विराम की अवस्था को बनाए हुए हो, तुम लोग का v1 देखो, एक्सेलरेशन का संबंध तो चेंज इन वेलोसिटी से है, तो तुम लोग का वेलोसिटी अभी भी जीरो है, थोड़ा देर के बाद भी जीरो है, डेल्टा टी टाइम के बाद देखें तो फिर वेलोसिटी जीरो है, तो आप लोग का चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो आप लोग का एक्सेलरेशन जीरो है। आप रेस्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में आपका वेलोसिटी जीरो है एंड इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है एंड आपका एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो आप रेस्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है जिसका मान जीरो है एंड आपका एक्सेलरेशन जीरो है। देखिए हमेशा एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है तो आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है। एक पार्टिकल का आप फेंके ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा एक पल के लिए, लेकिन अगले ही पल उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पार्टिकल को अगर थ्रो कर दिए हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थ्रू आउट द मोशन जब ऊपर जा रहा था या जिस समय उसका वेलोसिटी जीरो हुआ या जिस समय वो लौटने लगा, इस पूरे खेल में उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड वो जी के बराबर है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब वेलोसिटी जीरो हुआ तो अभी उसमें एक एक्सेलरेशन था, तो वो वेलोसिटी जीरो था एक इंस्टेंट पे, अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मान बदल गया। समझ गया कि नहीं, ये आपको समझना है। एक पल के लिए अगर वेलोसिटी जीरो है तो आप नहीं कह सकते हैं कि उस पल पे एक्सेलरेशन जीरो है या जीरो नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है, v1 भी जीरो है कहिए, और थोड़ा देर के बाद दूसरा जो वेलोसिटी है v2 वो भी जीरो है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा एंड एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। समझ गया कि नहीं। लेकिन कोई कंटिन्यू कर रहा है रेस्ट में तो तय है कि उसका वेलोसिटी जीरो है एंड वो कांस्टेंट है जीरो पे, तो उस परिस्थिति में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इफ ए पार्टिकल कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ये बात रहेगी। या दूसरा, और मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, इफ ए पार्टिकल कंटिन्यूज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट or moves with constant speed in a straight line, यहाँ देखिए, इफ ए पार्टिकल कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, ये दो परिस्थितियां हैं जिस परिस्थिति में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा एंड आप कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑन एक्सेलरेटेड है। पार्टिकल ऑन एक्सेलरेटेड है, अत्वरित है, मतलब उसका त्वरण जीरो है। अब इसके लिए क्या कंडीशंस है, किन परिस्थितियों में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो आपका पहला कंडीशन होगा कि पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू करें। स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है, ये बोर्ड आपके सामने है, ठीक है कि नहीं। ये बोर्ड स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है
स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, अगला लाइन, और मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, चाहे कांस्टेंट स्पीड से एक सरल रेखा में गति करे। ये दूसरी बात हुई। इन दो परिस्थितियों में योर एक्सेलरेशन विल बी 0। मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, देन its acceleration is 0 and particle is said to be unaccelerated। पार्टिकल इज सेड टू बी अनएक्सेलरेटेड का को हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। अनएक्सेलरेटेड unaccelerated, then its acceleration is 0 and particle is said to be unaccelerated। मान एक शब्द का व्याख्या किए हैं अनएक्सेलरेटेड का, कोई पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड है, अत्वरित है। व्हाट डज इट मीन? तो दो परिस्थितियां होंगी, या तो विराम में कंटिन्यू करे या एक समान चाल से एक सरल रेखा पे चले। हिंदी इसका यही होगा, इफ ए पार्टिकल कंटिन्यूज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0 एंड द पार्टिकल इज सेड टू बी अनएक्सेलरेटेड। समझे? आप लोग छोटी क्लास में जब थे, 9th क्लास में थे, तो आपको पढ़ाया गया था कि अगर किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो या किसी कण पे कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा हो, तो वो पार्टिकल अपने विराम की अवस्था को या एक समान चाल से एक सरल रेखा पे गति की अवस्था को बनाए रखती है। याद है? आप लोग याद करिए, आप लोग को बोला गया था कि कोई भी वस्तु अपने विराम की अवस्था को बनाए रखती है या एक समान चाल से एक सरल रेखा पे गति की अवस्था को बनाए रखती है अगर उस पे कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगे। याद करिए, तो उसी स्टेटमेंट को एक नए ढंग से स्टेट किया गया है। वहां बोला गया कि कोई भी कण पे माने कोई असंतुलित बल नहीं लगे। असंतुलित बल लगे नहीं लगे मतलब ऐसा बल न लगे जिसका परिणामी 0 नहीं हो, यानी जो भी बल लगेगा पार्टिकल पे उसका परिणामी 0 होगा। जो भी बल लगेगा किसी कण पे उसका परिणामी, कण पर लगने वाले जो भी बल है उसका परिणामी क्या होगा? कण पर लगने वाले जितने बल हैं, ठीक है, उनका परिणामी 0 है। किसी कण पे अगर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगे, ये नहीं था, असंतुलित बल नहीं लगे मतलब संतुलित बल लगे मतलब जिसका परिणामी 0 हो, या ऐसा बल नहीं लगे जिसका परिणामी 0 नहीं हो। जिसका परिणामी 0 नहीं होगा वो अनबैलेंस फोर्स है, असंतुलित बल है। तो इसका मतलब वह है कि पार्टिकल पे जब संतुलित बल लगेगा, माने ऐसा बल लगेगा जिसका परिणामी 0 हो, तो उस परिस्थिति में जो वस्तु विराम की अवस्था में है वो विराम की अवस्था में को बनाए रखेगा, या जो गतिशील है वो एक समान चाल से एक सरल रेखा पे अपनी गति की अवस्था को बनाए रखेगा। अब इतनी लंबी चौड़ी जो बात है, जो विराम में है वो विराम की अवस्था को बनाए रखेगा यानी रेस्ट में कंटिन्यू करेगा, या जो गतिशील है वो एक समान चाल से
एक सरल रेखा पे गति करेगा, तो एक समान चाल से एक सरल रेखा पे जाएगा, गति करेगा एक समान चाल से, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। या अगर विराम में कंटिन्यू करेगा तो उसका v1 भी जीरो, उसका v2 भी जीरो, उसका चेंज इन वेलोसिटी, उसका भी एक्सेलरेशन जीरो। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, एक शब्द कह दिया जाए कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका अपने आप मतलब हो जाएगा कि अगर विराम में होगा तो विराम में कंटिन्यू कर रहा होगा, या अगर गतिशील होगा तो एक समान चाल से एक सरल रेखा पे गति कर रहा होगा। यही दो परिस्थितियां हैं जिसमें किसी कण का त्वरण शून्य होगा। तो एक सीधे शब्द में कह देगा कि त्वरण शून्य होगा, इट मीन्स जो विराम में है वो विराम में कंटिन्यू करेगा, या अगर गतिशील है तो कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे चलने के लिए बल की जरूरत नहीं है, ठीक है। या विराम की अवस्था को बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं, बल्कि इन परिस्थितियों को बदलने के लिए बल की जरूरत है। बात समझे कि नहीं? आप यहां तक अगर देख लिए, यहां देखिए स्टूडेंट्स के दिमाग में, आप यहां तक तो ये लिख लिए ये बात, ठीक है कि नहीं। और ध्यान दीजिए ये क्या बोला था, अब फर्स्ट लाभ हम केवल एक्सेलरेशन जीरो है इस पर फोकस किए हैं, ठीक है कि नहीं। और ये क्या कहता है कि अगर किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग यानी परिणामी शून्य हो तब एवं केवल तब वह कण अत्वरित होता है, ठीक है। एक चीज जो जिसमें विद्यार्थी को थोड़ी सी परेशानी होती है उस पर हम चर्चा कर दे रहे हैं। ये देखिए दिमाग आसानी से नहीं कैच करता है, इसको समझिए। जैसे ये देखिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, अब इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे मान लीजिए कभी पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है, फिर पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है, यहाँ है। पार्टिकल अगर इस पर गति कर रहा है तो इसका पोजीशन बदल रहा है। तो देखिए गति कर रहा है कैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जब था तो उसका वेलोसिटी था ऐसे, इतना ही बड़ा वेलोसिटी उसका है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। फिर यहाँ पर है तो अभी वेलोसिटी वही है, यहाँ पे है तो अभी वेलोसिटी वही है, उतना ही है। फिर यहाँ गया तो अभी वेलोसिटी उतना ही है। बोलिए, मतलब भी कांस्टेंट है, भी इसका कांस्टेंट है। एक इसका जो मैग्नीट्यूड है भी का, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसका आप लोग स्पीड भी बोलते हो, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। द पार्टिकल इज गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो आप यहां देखिए अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो इसका चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन इसका जीरो होगा, ठीक है कि नहीं। और देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी अगर शून्य है तब एवं केवल तब, देन एंड ओनली देन, माने देयर इज ओनली वन कंडीशन, तब एवं केवल तब, देन एंड ओनली देन देयर इज वन एंड ओनली वन कंडीशन, एंड दैट इज if resultant force is zero then acceleration will be zero। अब कोई आपसे पूछे कि इसको, इस पार्टिकल को इस स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से ले जाने के लिए कोई ले जा रहा है, इसे इसका स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से अगर इस स्ट्रेट लाइन पे कंटिन्यू कर रहा है तो इस स्ट्रेट में कंटिन्यू कराने के लिए आप लोग एक जवाब दीजिए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से मान लीजिए हम कहें दिस में बी रॉन्ग, कन्हैया जी दिस में बी रॉन्ग जो बोल रहे हैं, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे कंटिन्यू कर रहा है। अब इस कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे कंटिन्यू कराने के लिए किसी बल की जरूरत है कि नहीं, तो कैसे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है आपके हिसाब से। ये पहले से की बात छोड़ दीजिए, अब की बात करिए, अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ए पार्टिकल इज गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, इज देयर सम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टू कीप इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड।
इसको कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे ले जाने के लिए क्या इस पर कोई बल लग रहा होगा जो उसको कांस्टेंट स्पीड से लेकर के स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है? इज देयर एनी फोर्स? इज देयर एनी नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या होगा? तब सुन लीजिए आप लोग, ये बात बहुत रिमार्केबल है, याद रखिएगा। लोग को लगता है, हम बहुत बार स्टूडेंट से पूछे हैं, आप लोग को तो बहुत सारी बात पहले ही बता दी है। ये बोले हैं कि एक समान चाल से स्ट्रेट लाइन पे अगर ले करके किसी पार्टिकल को जा रहा है या पार्टिकल जा रहा है, ऐसे हम बोले, तो क्या इसके लिए किसी नेट बल का रिक्वायरमेंट है जो जीरो नहीं हो? तो आखिर कांस्टेंट स्पीड से इसको लेकर के कौन जा रहा है? ऐसा हम पूछें कि इसको कौन है जो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर लेकर के जा रहा है? कोई बल तो होगा जो इसको कांस्टेंट स्पीड से लेकर के स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा। माने नेट फोर्स होगा कोई जो कि जीरो नहीं होगा। माने कोई बल की जरूरत नहीं है क्या? पहले ध्यान से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। आप लोगों से हम थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहते हैं इस टॉपिक पे। ऐसा नहीं कि कल जाकर के आप बदल जाए, कोई नया बात आपके दिमाग में आ जाए। तो जितना आपको इधर उधर की बात आपके दिमाग में आ सकती है, उन सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात क्या हुआ, मान लीजिए कोई कहता है कि इस पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड पर ले जा करके एक पार्टिकल पर नेट बल लग रहा है और वो नेट बल पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यू करा रहा है मोशन को। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये बात वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? आपके मन में जो ख्याल आए सो बोलिएगा, कोई सुना सुनाया बात नहीं बोलना है। आपके मन में जो लगे, हो सकता है कि आप गलत हो, यू मे बी रॉन्ग, लेकिन बेटर है कि यहाँ पर रॉन्ग हो जाइए क्लासरूम में। क्लासरूम के बाहर क्यों रॉन्ग होइएगा? तो जितनी गलती करनी है आपको यहाँ कर लीजिए। मैं समझे कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि कोई कह रहा है कि एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से एक पार्टिकल पे एक नेट बल लग रहा है जो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से लेकर के जा रहा है। इस पर एक नेट बल लग रहा है जो पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से लेकर के, मतलब उस पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से गति कराते हुए जा रहा है। इस पर एक नेट बल लग रहा है जो इसको कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे गति करा रहा है। ऐसा हम सेंटेंस बोल रहे हैं। तो आप ये बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज दिस स्टेटमेंट राइट? कांस्टेंट स्पीड से कोई लेकर के जा रहा है, ये ऐसा आप लोग को बोला जाए। क्या मन में ख्याल आ रहा है कि कोई है जो इसको कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर लेकर के जा रहा है? एक नेट बल, ये पार्टिकल पर एक नेट बल है जो इसको कांस्टेंट स्पीड से लेकर के और स्ट्रेट लाइन, माने इसको लेकर के कांस्टेंट स्पीड से गति करा रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से। माने पार्टिकल पर एक नेट बल लग रहा है जो पार्टिकल को लेकर के कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। ये सही है? सब लोग बोलिएगा। ये मेरा सेंटेंस जो है इस पर ध्यान दीजिए। और रिमार्केबल बात है, लोग पढ़ते रहते हैं, गलती करते रहते हैं, नहीं होनी चाहिए। हम आपके सामने जस्ट एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रख रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है जिस पर एक नेट बल लग रहा है एंड वो नेट बल पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे लेकर के जा रहा है। यानी वो बल जो नेट बल है पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से गति करा रहा है। हम ऐसा मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बोले, तब आपको ये क्या सोचना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो क्या होना चाहिए? तो बल जीरो हो जाएगा तो जाएगा कैसे कांस्टेंट स्पीड से? एक सेकेंड, आप बोलो, कुछ बोल रहे हैं, बोल लीजिए। ये चर्चा में होनी चाहिए, बात जो है चर्चा में होनी चाहिए, आप समझिए। तो सुनिए, आप समझे हो चाहे नहीं समझे हो, सुनिए। देखिए, ये
बात तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको बोल रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि अगर किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो, जीरो हो, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा। दूसरे शब्द में पार्टिकल या तो विराम की अवस्था में कंटिन्यू करेगा और नहीं तो कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पे गति की अवस्था को कंटिन्यू करेगा। माने परिणामी बल जीरो है तो सुन लीजिए ध्यान दे करके, अवस्था को बनाए रखने के लिए नेट बल की जरूरत नहीं है। यही तो ये कह रहा है, विराम की अवस्था में कंटिन्यू कर रहा है तो नेट बल जीरो है। एक समान चाल से एक सरल रेखा पे गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए, मान लीजिए एक बार आप प्रोजेक्ट कर दिए किसी स्पीड से किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए, एंड प्रोजेक्ट करने के बाद फर्दर उसमें कोई बल नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब तक उस पर एक नेट बल न लगे। माने अगर उस पर परिणामी बल जीरो है एंड वो गति में किसी कारण से आ चुका है तो वो स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से गति करेगा। ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए किसी बल की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए किसी बल की जरूरत नहीं है। या विराम की अवस्था को माने नेट बल, यहां बल मतलब नेट बल, हो सकता है कि उस पर दो बल लग रहे हों लेकिन उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। पार्टिकल पे नेट बल जीरो है, नेट बल हमेशा नेट बल, हो सकता है कि उस पर दो चार बल लग रहे हो लेकिन जितने भी बल लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट जीरो है। ठीक है कि नहीं, जितने भी बल लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट जरूर जीरो है, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे कंटिन्यू कर रहा है। एक कार है, एक स्ट्रेट हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे होंगे, घर्षण का बल, एयर रेसिस्टेंस का बल ये लग रहे होंगे, नॉर्मल फोर्स, mg, तरह तरह के फोर्सेज लग रहे होंगे। लेकिन जितने भी फोर्सेज उस पर लग रहे हों जब वो कांस्टेंट स्पीड से गति कर रहा है उस समय इन सभी बलों का जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो निश्चित रूप से जीरो है, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। बल है जैसे घर्षण का, तरह तरह का एयर रेसिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं, रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेसिस्टेंस है, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा रोड के द्वारा ऊपर क्यों, mg लग रहा है। लेकिन जितने भी बल उस पर लग रहे हैं उन सभी बलों का जो रिजल्टेंट है वो निश्चित रूप से जीरो है, तब वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। बल है लेकिन सबका रिजल्टेंट जीरो है, तब वो स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से गति कर रहा है। जिस समय आपके गाड़ी, मान लीजिए आपका मीटर शो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर और उसी पे फिक्स्ड है, मतलब आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट हाईवे पे जा रही है। ओके, आप जरूर कह सकते हैं कि बल तो इस पर लग रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहे हैं, एयर रेसिस्टेंस लग रहा है, रोड का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, बात समझे कि नहीं, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये जितने फोर्सेज लग रहे हैं उस पर सभी बलों का जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, जो सदिश योग है, वो जीरो है। समझ गया कि नहीं। तो विराम की अवस्था में बने रहने के लिए या एक समान चाल से सरल रेखा पे गति की अवस्था में बने रहने के लिए किसी बल की जरूरत नहीं है। बल की जरूरत है इन दो अवस्थाओं को बदलने के लिए। आप लोग सुने होइएगा कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पे यानी बॉडी पर लगकर उसकी विराम की अवस्था या एक समान चाल से सरल रेखा पे गति की अवस्था को बदलने की चेष्टा करता है या फिर बदलता है। यानी इन अवस्थाओं को बदलने के लिए बल की जरूरत है, नहीं समझे, इन अवस्थाओं को बदलने के लिए बल की जरूरत है। इन अवस्थाओं को बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की जरूरत नहीं है। एक नेट बल की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको इन दो अवस्थाओं को बदलना हो, विराम की अवस्था को बदलना हो
या एक समान चाल से एक सरल रेखा पे गति की अवस्था को बदलना हो, इसके लिए बल की जरूरत है। नहीं समझे? इन अवस्थाओं को बदलने के लिए बल की जरूरत है। समझ गए कि नहीं? विराम की अवस्था को बनाए रखने के लिए बल की जरूरत नहीं है, या एक समान चाल से सरल रेखा पे गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए बल की जरूरत नहीं है। इन अवस्थाओं को बदलने के लिए बल की जरूरत है। फिर रिपीट कर रहे हैं, बड़ी मजा आ रहा है बोलने में। बल वह भौतिक कारक है जो किसी बॉडी पर लगकर उसके विराम की अवस्था या एक समान चाल से एक सरल रेखा पर गति की अवस्था को बदलता है या फिर बदलने की चेष्टा करता है। ये हम लोग बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? तो इनको बदलने के लिए बल की जरूरत है, इनको बदलने के लिए बल की जरूरत है, इनको बनाए रखने के लिए बल की जरूरत नहीं है। ये अवस्थाएं बनी रहेंगी। इसी को तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है कि जो विराम की स्थिति में है वो विराम की अवस्था को बनाए रखेगा, और जो गतिशील है वो एक समान चाल से एक सरल रेखा पे गति की अवस्था को बनाए रखेगा। अगर उस पर परिणामी बल शून्य हो तो इन अवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बल की जरूरत नहीं है, बल्कि इन अवस्थाओं को बदलने के लिए बल की जरूरत है। और उसी को फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर नेट बल 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब अगर विराम में है तो विराम में ही कंटिन्यू करेगा, एंड गति में अगर है तो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में गति करेगा। यही एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है। एंड ये कब होगा? जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल पर नेट बल 0 हो, नेट बल 0 हो। तो अब इसमें एक और शब्द बोला गया है, देन एंड ओनली देन, तब एवं केवल तब। मतलब अगर नेट बल 0 है तब एक्सेलरेशन 0 होगा। माने नेट बल 0 होगा तब एवं केवल तब। माने दिस इज द ओनली कंडीशन, देन एंड ओनली देन, देन एंड ओनली देन, तब एवं केवल तब। जब नेट बल 0 होगा तब जाके एक्सेलरेशन 0 होगा। या दूसरे शब्द में अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट बल 0 है, क्योंकि एक ही कंडीशन है। नहीं समझे? एक ही कंडीशन है। क्या बोल रहा है? ये देखिए, ये फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि जितने भी बल लग रहे हैं उनका वेक्टर सम, माने एफ हो गया फोर्स के लिए, एफ इज सिंबल फॉर फोर्स। आप उसके पहले सिग्मा लगा दे रहे हैं। सिग्मा मतलब जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों का वेक्टर सम। एफ इज वेक्टर, तो सबका समेशन, सभी बलों का समेशन, नेट बल। या इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट, एक शब्द लिख देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। और नीचे आ जाइए थोड़ा, नेट बल। नेट बल या ये रिजल्टेंट फोर्स जो है पार्टिकल पे, नेट बल या रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 0 है। मान लीजिए पार्टिकल पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं सबका रिजल्टेंट 0 है। सिग्मा एफ इज 0, फोर्सेज का समेशन 0 है। या रिजल्टेंट, उसी के लिए फोर्सेज के समेशन को ही रिजल्टेंट बोलते हैं। जितने फोर्सेज हैं उनके सदिश योग को ही रिजल्टेंट बोलते हैं, तो रिजल्टेंट 0 है। तो ये इंप्लाई करेगा, दिस विल इंप्लाई दैट एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन 0, जैसे सुनिएगा एक्सेलरेशन 0 तो खाली बोलिएगा नहीं, आपके दिमाग में ये बात घूम जाना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 मतलब जो विराम में है वो विराम में कंटिन्यू करेगा, एक पल के लिए भी 0 नहीं होगा, कंटिन्यू करना है। उसका एक्सेलरेशन 0 है। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में कंटिन्यू करेगा, या अगर गतिशील है तो कांस्टेंट स्पीड से, माने बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर दूरी तय करते हुए स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। समझ गया कि नहीं? ये बात होगी। तो ये 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। दूसरे शब्द में अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, एक तो ये हुआ कि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है।
अगर पार्टिकल पे नेट बल जीरो है तो ये इंप्लाई करेगा क्या, अगर नेट बल जीरो है ये इंप्लाई करेगा कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो। या अगर ये शब्द हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, ये इंप्लाई करेगा कि नेट बल भी जीरो है। चूंकि बोला है कि अगर नेट बल जीरो होगा, नेट बल जीरो होगा तब एवं केवल तब, देन एंड ओनली देन, समझ गया कि नहीं, देन एंड ओनली देन, तब एवं केवल तब, देन एंड ओनली देन, मतलब देयर इज ओनली वन कंडीशन। एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए देयर इज ओनली वन कंडीशन एंड दैट वन कंडीशन इज when the net force is zero. When the net force is zero, then acceleration is zero. Or when acceleration is zero, then net force will be zero. This is the meaning of then and only then. तब एवं केवल तब। नहीं क्लियर हुआ क्या? तब एवं केवल तब माने एक ही रीजन है क्या? क्लियर? एक ही रीजन है। कोई आपको बोलता है, एक आपके फादर एक कंडीशन लगा दिए कि तुम्हारी शादी करेंगे जब तुमको नौकरी होगी, या एक कंडीशन लगाए नौकरी होगी तब एवं केवल तब शादी होगी। दिस इज द कंडीशन, नौकरी होगी तब एवं केवल तब शादी होगी। ठीक है, तो अगर नौकरी हो गई मतलब शादी हो जाएगी, या शादी हो रही है मतलब नौकरी हो गई है। किसी का बैंड बाजते हुए जा रहा है, यही एक कंडीशन हो, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इमेजिन करिए, देन एंड ओनली देन का मतलब अगर शादी किसी का बारात जा रही है तो आप समझ जाइएगा कि इसकी नौकरी हो गई, नौकरी हो गई है मतलब शादी हो जाएगी, शादी हो रही है मतलब नौकरी हो गई है। क्योंकि दिस इज द कंडीशन, देन शादी होने का एक रीजन है कि नौकरी का हो जाना। तो अगर उसी तरह से बोल रहे हैं एक्सेलरेशन जीरो होने का एक और केवल एक कारण है रिजल्टेंट फोर्स का जीरो हो जाना। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तब एवं केवल तब, देन एंड ओनली देन, तब एवं केवल तब, मतलब देयर इज वन एंड ओनली वन कंडीशन एंड दैट देयर इज वन एंड ओनली वन कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन टू बी जीरो। एक और केवल एक कंडीशन है एंड वो कंडीशन क्या है? नेट बल का जीरो होना। तो नेट बल जीरो, देन एक्सेलरेशन जीरो, एंड इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन नेट फोर्स इज जीरो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो इंप्लाई करेगा एक्सेलरेशन जीरो एंड एक्सेलरेशन जीरो इंप्लाई करेगा नेट फोर्स जीरो। बोथ वे इंप्लाइड है। नेट फोर्स जीरो इंप्लाई करेगा एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो इंप्लाई करेगा नेट बल जीरो है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो नेट बल जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो या तो विराम में कंटिन्यू कर रहा है या तो विराम में कंटिन्यू कर रहा है या फिर कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें एक चीज की चर्चा करनी है हमको नेक्स्ट कि एक्सेलरेशन का मेजरमेंट कहां से होगा, एक्सेलरेशन का मेजरमेंट कहां से होगा। लेकिन इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग को बोलेंगे एक्सेलरेशन कहां से मेजरमेंट होगा, इसका एक नया वीडियो उसका हम बनाएंगे जिसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम का परिभाषा हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग की जानकारी के लिए यहाँ आप लोग ऐसा याद करिएगा, बहुत बृहत वे में नहीं, थोड़े में एक चर्चा कर दे रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन तो फ्रेम टू फ्रेम बदलता है। एक ही परिस्थिति, एक ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरा और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए दूसरा। तो एक्सेलरेशन का मेजरमेंट कहाँ से होगा, एक समस्या है। एक्सेलरेशन का मेजरमेंट कहाँ से होगा, दिस इज ए प्रॉब्लम। समझ गए कि नहीं? फ्रॉम वेयर टू मेजर द एक्सेलरेशन इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ध्यान दीजिए, सब जगह से इसका मेजरमेंट नहीं होता है। इसके लिए बोला जाता है कि नेट बल जीरो होने पे जिस जगह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाए या जिस जगह से एक्सेलरेशन जीरो होने पे नेट बल जीरो हो जाए,
उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम है। और इन शॉर्ट आप यूं समझिए कि जो तारों का फ्रेम है उसको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम। तारों का जो फ्रेम है, जो सुदूर तारों का फ्रेम है, वो इनर्शियल फ्रेम के रूप में पहचाना गया है, मान्यता प्राप्त है। समझ गया कि नहीं? यानी तारों के फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तब उस पर नेट बल 0 होगा। और धरती का जो फ्रेम है ये लगभग में इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है कि? वैसे तो इसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल, लेकिन लगभग में ये इनर्शियल फ्रेम है। इंजीनियरिंग पर्पस के कैलकुलेशंस के लिए धरती के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। और धरती के फ्रेम से अगर किसी चीज़ का एक्सेलरेशन 0 है तो आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन में इंजीनियरिंग पर्पस के कैलकुलेशंस के लिए अगर धरती के रेस्पेक्ट में किसी चीज़ का एक्सेलरेशन 0 है तो आप बोल सकते हैं कि नेट बल 0 होगा, या नेट बल 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। वैसे इनर्शियल फ्रेम पर हम आप लोग को एक नया वीडियो भी बनाएंगे। तत्काल आप लोग यूँ समझिए कि आप लोग इसमें एक्सेलरेशन का मेजरमेंट धरती के रेस्पेक्ट में करेंगे या ऐसे बॉडी के रेस्पेक्ट में करेंगे जिसका एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में 0 हो, ठीक है कि नहीं? एंड दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम। कहा जाता है कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है हर एक फ्रेम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है कि नहीं? वो धरती के फ्रेम से ही एप्लीकेबल है। लेकिन मेरा इतना कहने से आपको सब बात समझ में नहीं आएगी, इसके लिए हम एक और वीडियो आप लोग को देंगे जिसमें इनर्शियल फ्रेम का डिटेल चर्चा होगा। समझ गए कि नहीं? तत्काल आप लोग ये समझिए कि इसमें हम लोग नेट बल में हम लोग अपने लिए धरती के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मेजर करेंगे। अगर वो 0 है तो हम लोग बोलेंगे नेट बल 0 है। इंजीनियरिंग पर्पस की कैलकुलेशन हो रही है, साइंटिफिक पर्पस की कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पर्पस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। धरती के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग बोलेंगे नेट बल 0 होगा। ईमानदारी की बात ये नहीं है। वैसे अप्रोक्सीमेशन में हम लोग एक बोलते हैं कि धरती का फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, मतलब उसमें न्यूटन के गति का प्रथम नियम लागू होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम लागू होगा। धरती के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट बल 0 होगा। ये अप्रोक्सीमेटली सही है, एक्यूरेटली सही नहीं है, लेकिन हम लोग इसी अप्रोक्सीमेशन में रहेंगे, इसी अप्रोक्सीमेशन में काम करेंगे। समझ गया कि नहीं? तो इतना हम रह करके और इस आर्टिकल को इसी पे ख़त्म कर दे रहे हैं। और बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पार्टिकल पर बहुत सारे बल हैं, उसका रिजल्टेंट 0 है। आपको कार वाला एग्जाम्पल दिए, कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, उस पर बहुत सारे फोर्सेज हैं, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है एंड स्ट्रेट लाइन पे उसकी यात्रा है तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि चाहे उस पर जो भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों का रिजल्टेंट यानी वेक्टर सम निश्चित रूप से 0 है। समझ पाए कि नहीं आप लोग? बस इसके लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, जरूरत भर का हो गया है। इनर्शियल फ्रेम के लिए एक नया वीडियो हम लोग देखेंगे, उस पर डिटेल चर्चा होगा। उसमें हम आपको बुझाएंगे कि कैसे पार्टिकल जो है, एक ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग फ्रेम से कैसे अलग अलग होगा, क्या उसमें संभावनाएं बनती हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तत्काल इतना ही, ओके।